Hey students, good morning. This side Kavita from Bills Overseas. I am back with my new video that is based on list of headings. तो बेसिकली बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है एक सुटेबल लिस्ट ऑफ हेडिंग सिलेक्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर पैराग्राफ के लिए। तो आज मैं आपके पास लेकर आई हूँ एक लिस्ट ऑफ हेडिंग का टॉपिक प्लस एक पैराग्राफ, जिसमें हम देखेंगे कि एक पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ हेडिंग को हम एक पैराग्राफ की समरी से इंफॉर्मेशन लेके कैसे सिलेक्ट करते हैं प्लस उसको कैसे फाइंड करते हैं। So now let us start our session. So here we go. जैसे कि हमको दिख रहा है हमारी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स हमें गिवन है जो कि टोटल 10 है, ठीक है। तो हमें हमारे लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है समझना, दैट इज द मीनिंग ऑफ लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। अनटिल और अनलेस हम लोगों को उस चीज़ का मीनिंग ही नहीं पता तो हाउ वी विल बी एबल टू सॉल्व इट, राइट। तो उसके लिए सबसे पहले हम मीनिंग करेंगे। मीनिंग करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी। लिस्ट ऑफ हेडिंग्स एक ऐसी चीज़ है जिसको हम कीवर्ड्स लेके देन स्कीमिंग एंड देन स्कैनिंग इस मेथड से नहीं कर सकते। लिस्ट ऑफ हेडिंग्स के लिए हमें एक पैराग्राफ का पढ़ना और उसकी इंफॉर्मेशन को समराइज करके एक सुटेबल कंक्लूजन पे आना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ द फर्स्ट वन इज वल्नरेबल बिल्डिंग्स. So what is the meaning of vulnerable? Vulnerable means that something that is very weak, जो बहुत कमजोर है। अब यहाँ पे देखिए गिवन है vulnerable buildings, मतलब जो बिल्डिंग्स बहुत ज्यादा वीक है। ऑल राइट, चलो ये हमें समझ आ गया। सेकेंड वन इज द इफेक्ट ऑन ट्रेड, मतलब कि सेकेंड वन इज द इफेक्ट ऑन ट्रेड, मतलब कि व्यापार पे, ट्रेड मतलब व्यापार, इफेक्ट मतलब कि क्या प्रभाव था। जो अब हमारा नेम क्या है पैसेज का, द ग्रेट फायर ऑफ लंदन, इट मींस कि उस फायर का क्या प्रभाव था ट्रेड यानी व्यापार पे। इफ आई टॉक अबाउट द थर्ड लिस्ट ऑफ हेडिंग, दैट इज हाउ इट स्टार्टेड, मतलब ये शुरू कैसे हुई थी, ये शुरू कैसे हुई थी, ये इनिशिएट कैसे हुई थी। ओके, हम लोगों को ये चीज भी समझ आ गई है। लेट्स मूव अहेड टू द फोर्थ हेडिंग दैट सेज अ पॉजिटिव फ्रॉम द एशेस। दैट मींस कि एशेस, एशेस क्या होती है, जिसको हम बोलते हैं जो आग लगने के बाद जो रह जाता है, दैट इज व्हाट वी कॉल एशेस, राइट। तो मतलब एक पॉजिटिव आउटकम निकला था आग के बाद। तो हम ये देखेंगे कि ये किस पैराग्राफ में हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। नेक्स्ट इज फिफ्थ। फिफ्थ सेज फूड शॉर्टेजेस, मतलब खाने की कमी, कब हुई थी खाने की कमी, ठीक है। सिक्स इज द मूवमेंट ऑफ द फायर, मतलब आग कहाँ से कैसे लगी एंड ऑल, मतलब उसकी डायरेक्शन, उसका फ्लो किस साइड था। मे बी इस लिस्ट ऑफ हेडिंग में हमें वो चीज का पता लगे। हम लोग एक चीज सोच रहे हैं, वी आर जस्ट थिंकिंग अबाउट इट, व्हेन वी विल रीड अबाउट इट ओनली देन वी विल गेट टू नो अबाउट इट। ओके, सेवेंथ इज द इफेक्ट ऑफ द स्मोक, मतलब कि स्मोक का क्या इफेक्ट था, कहीं उसके कारण बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स तो नहीं हुई थी, उसके कारण क्या हुआ था। That will be studied when we will read the paragraph. Now the eighth list of heading is extinguishing the fire. इसका मतलब है आग को बुझाना। अब देखिए इसमें बात हुई है बुझाने की, है ना, कि आग को बुझाया जाए। ऑब्वियसली अब किसी पैराग्राफ में इस चीज का जिक्र किया जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग हम इस लिस्ट ऑफ हेडिंग को उसमें फिक्स कर देंगे। नाउ नाइन्थ इज द कॉस्ट। अब देखो कॉस्ट, अब लास्ट में एक एस आ रहा है, राइट, एक एस आ रहा है, मतलब दो कॉस्ट होंगी, एटलीस्ट हमें 2 या 3 तो कॉस्ट प्रोवाइडेड ही होंगी। कीप दिस इन माइंड कि आपको जो वर्ड्स दिए जा रहे हैं उनका मीनिंग, उनको रिलेट करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैंने जैसे कि बताया द कॉस्ट, अब ऑब्वियसली कहीं पे ना कहीं किसी पैराग्राफ में कॉस्ट की बात की गई होगी, ओनली देन वी विल बी एबल टू रिलेट इट विद दैट पैराग्राफ, राइट। तो 10th सेज अ न्यू लंदन, मतलब कि अब न्यू लंदन की एस्टैब्लिशमेंट हुई है या कोई एमिनिटीज ऐड की गई हैं। सो इस चीज के बारे में हमें क्लियर नहीं है, तो हम इस चीज को पढ़ेंगे जब हम पैराग्राफ्स को एक बार स्टडी करेंगे डीपली। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं विदाउट एनी डिले। ओके, तो हम लोग फर्स्ट रीड करना स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट पैराग्राफ, दैट इज
Now I will read the first paragraph and you will listen to me very carefully. The first paragraph says the Great Fire of London swept through London in September 1666, devastating many buildings, including 13,200 houses and 87 parish churches. The Royal Exchange, the Guildhall, and St. Paul's Cathedral, all built during the Middle Ages, were also all totally destroyed. Although the verified death toll was only 6 people, it is unknown how many people died in the Great Fire of London because many more died through indirect causes. The financial losses caused by the fire were estimated to be 10 million pounds at a time, while London's annual income was only 12,000 pounds. Many people were financially ruined and debtors' prisons became overcrowded. अब हमने जब ये पैराग्राफ पढ़ा, देखिए पहले उन्होंने क्या बताया है कि आग जो है सितंबर में आई थी 1666 में लंदन में। ठीक है, डेवस्टेट क्या होता है बच्चे? डेवस्टेटिंग का मतलब है कोई चीज बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होना, काफी ज्यादा नुकसान हुआ, काफी चीजें टूटी, आपको बिल्डिंग्स के नाम तक दिए गए हैं, आपने जैसे कि रीड किया कि द रॉयल एक्सचेंज, द गिल्डहॉल एंड सेंट पॉल्स कैथेड्रल्स, ये जो मिडिल एज में कंस्ट्रक्ट किए गए थे वो सब टूट चुके थे। अगर हम आगे बढ़ते हैं, उन्होंने फिर डेथ की बात की है कि इतने लोगों की डेथ हुई थी। एक वर्ड दिया गया है टोल, उसका मतलब होता है कि किसी भी नेचुरल कैलेमिटी के कारण जितनी भी डेथ्स होती हैं हम उसको टोल बोलते हैं। ठीक है, हमें ये चीज भी समझ आ गई। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो उन्होंने फाइनेंशियल लॉसेस की बात की है कि उन्हें क्या फाइनेंशियली लॉस हुआ था। ठीक है, तो उन्होंने बताया हम लोगों को कि इतने एस्टिमेटेड मतलब कि 10 मिलियन पाउंड जो हैं उन्हें लॉस हुआ था ड्यूरिंग द फायर, और उसी टाइम उनकी लंदन की एनुअल इनकम थी 12,000 पाउंड। फिर उन्होंने बताया कि काफी लोग फाइनेंशियली र्यून हो चुके थे। जो डेप्टर्स कौन होता है? अ पर्सन। डेप्टर होता है अ पर्सन दैट ओज समवन्स मनी, है ना? तो किसी ने किसी का पैसा, अब उन्होंने किसी ने किसी का पैसा लिया हो, तो अब यहाँ पे लिए डेप्टर्स प्रिजन्स बिकेम ओवरक्राउडेड, मतलब वो भर चुके थे। अगर हमने इसको पढ़ा, हम लोगों को समझ आया कि इन्होंने बेसिकली बात क्या की है, राइट? तो जब हम इसके लिए एक सुटेबल लिस्ट ऑफ हेडिंग ढूंढेंगे, पहले तो हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सब स्टडी करें। पहले हम रीड करनी शुरू करेंगे कि कौन सी है। वल्नरेबल बिल्डिंग्स आ सकता है इसमें? जी नहीं, इसमें कच्ची इमारतों की बात नहीं की है। इन्होंने बोला है कि जो बिल्डिंग्स हैं वो ड्यूरिंग द फायर दे वर डिस्ट्रॉयड, ये चीज हुई थी। द इफेक्ट ऑन ट्रेड। अब जब मैं बच्चों को ये क्लास में ये लिस्ट ऑफ हेडिंग करवा रही थी, बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे। एक इसमें, एक हम आगे पढ़ेंगे, एक उसमें कंफ्यूज हो रहे थे मेनली बच्चे। हाउ इट स्टार्टेड, चलो डेट का मेंशन किया है, बट इन्होंने ओवरऑल नहीं बताया कि पूरा कंक्लूड नहीं किया उस चीज को, तो हम इस चीज को नहीं सिलेक्ट करेंगे। अ पॉजिटिव फ्रॉम द एशेस, इसमें कुछ पॉजिटिविटी की बात नहीं की है, कोई आउटकम की बात नहीं की है, तो हम इसको नहीं ले सकते हैं। फूड शॉर्टेजेस, खाने की तो बात ही नहीं की गई है, सो दिस लिस्ट ऑफ हेडिंग इज नॉट सुटेबल एट ऑल। नेक्स्ट 6 इज द मूवमेंट ऑफ द फायर, बिल्कुल नहीं, इसकी भी बात नहीं की गई है, तो हम इसको क्रॉस कर देंगे। द इफेक्ट्स ऑफ द स्मोक, जी नहीं, इसकी भी बात नहीं की गई है। एक्सटिंग्विशिंग द फायर, आग को बुझाने का कहीं जिक्र हुआ है? बिल्कुल नहीं। नाउ 9th इज द कॉस्ट। अब देखिए, अगर मैं अपनी वापस जाऊं अपने उसी पेज पे जहां पे मैंने आपको बताया था, तो वहां पे हमने पढ़ा था ना, यहाँ पे द फाइनेंशियल लॉसेस caused by the fire were estimated to be 10 million pounds and the another one is कि लंदन की एनुअल इनकम थी इतनी 12,000 पाउंड्स। तो हमें कॉस्ट एटलीस्ट 2 कॉस्ट गिवन है। मैंने आपको जैसे ही बोला था कि प्लूरल, अगर कोई चीज प्लूरल में भी दी है उसको भी रिलेट करो। ठीक है, लिस्ट ऑफ हेडिंग में आपका इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्वेल अ लिटिल डीपर बिकॉज इट हेल्प अस टू फाइंड द एप्रोप्रिएट आंसर। आई होप you people are getting my point. Okay, the next one is a new London, बिल्कुल नहीं, इसकी भी बात नहीं हुई है, तो हम कह नहीं सकते कि ये जो है आंसर होगा, बिल्कुल नहीं। तो हमने सिलेक्ट किए थे 2,
एक ये द कॉस्ट, एक तो द इफेक्ट ऑन ट्रेड, हमने ये चीज की। मैंने आपको बताया था जैसे कि जब मैंने बच्चों को करवाई थी वो कंफ्यूज हो रहे थे इसमें और एक द कॉस्ट में। मैंने बच्चों को ये चीज क्लियर की कि देखिए आपको सेकंड लिस्ट ऑफ हेडिंग में ट्रेड गिवन है, वहां पे एज सच ट्रेड की कोई बात नहीं हुई है, वहां पे ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया है, वहां पे एक्चुअली जो बताया है दैट इज द कॉस्ट कि फाइनेंशियल लॉसेस क्या हुए थे, उनको काफी फाइनेंशियल क्राइसिस का काफी ऐसी सिचुएशंस को फेस करना पड़ा था। ठीक है बच्चे, तो ये चीज बेसिकली आपको बताई है। आई होप आपको थोड़ा पैटर्न समझ आया होगा लिस्ट ऑफ हेडिंग का। अगर अभी भी नहीं क्लियर हुआ है कोई बात नहीं, हमें आगे की लिस्ट ऑफ हेडिंग्स भी करनी है, वी विल गेट टू नो अबाउट इट स्लोली। ओके, तो ठीक है, हम लोगों ने अब ये चीज हमको पता है कि लिस्ट ऑफ हेडिंग्स टाइम करते टाइम हमको हर एक लिस्ट ऑफ हेडिंग दिमाग में रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अगर मैं बात करूं पैसेज 2 की, चलो अगर हम पैसेज 2 की बात करें, हम चलते हैं पैसेज 2 पे, पैराग्राफ बी पे। दैट सेज द ग्रेट फायर ऑफ लंदन स्टार्टेड ऑन संडे। कब हुई थी स्टार्ट? संडे को, 2 September 1666 in a baker's shop in Pudding Lane belonging to Thomas Farrinor. Although he claimed to have extinguished the fire, 3 hours late at 1 a.m. his house was a blazing inferno. It is not certain how the fire actually began, but it is likely that it may have been caused by a spark from Farrinor's oven falling onto a pile of fuel nearby. In 1979, archaeologists excavated the remains of a burned out shop on the Pudding Lane that was very close to the bakery where the fire started. In the cellar, they found the charred remnants of 20 barrels of pitch. Pitch burns very easily and would have helped to spread the fire. Okay, तो अभी हमने ये चीज पढ़ी, हम लोगों को समझ आ गया कि हाँ, इसमें बताया है मेनली कि जो लंदन में आग लगी थी वो बेसिकली शुरू कब हुई थी, उन्होंने एक स्पेसिफिक डेट दी है, राइट। आपको बताया है कि पुडिंग लाइन जो थी उसमें एक बेकर्स की शॉप थी जो बिलोंग करती थी थॉमस फेरिनर से। उन्होंने ये क्लेम किया था कि जो उन्होंने फायर है वो बुझा दी थी 1 बजे तक, और पर उनका जो हाउस है, his house was a blazing inferno. Now what is the meaning of blazing? Blazing means burning fire and inferno means the uncontrollable fire, जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। It is not certain how the fire, मतलब ये कहते हैं कि कुछ फिक्स नहीं है कि आग कैसे लगनी शुरू हुई, बट उन्होंने एक परसेप्शन बताया है कि बेसिकली जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ये एक्सकावेट किया। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सकावेट? टू डिग अ होल और समथिंग लाइक दैट। ओके, आर्कियोलॉजिस्ट ने अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग बताया कि वहां पे कुछ रिमेन्स मिले थे शॉप पे। किसके मिले थे? 20 barrels of pitch. Now what is pitch? Pitch is a liquid that is formed by the mixture of petroleum and coal tar. ठीक है, अब इन्होंने बोला ना कि 20 barrels. Now what is a barrel? Barrel एक चीज होती है जो कि सिलेंड्रिकल शेप में होती है and that is made up of wooden. ठीक है, अब उसमें था लिक्विड जिसमें पेट्रोलियम। अब हम लोगों को पता है, हम लोगों ने इतना पढ़ा है, आई होप हम सबने पढ़ा हो इतना, तो हमने जैसे पढ़ा है कि पेट्रोलियम जो है वो जल्दी जो है फायर कैच करता है, राइट। तो जो टार्स थे पड़े हुए, आई एम सॉरी, ओके, अब जो हमारे पास बैरल्स थे 20 बैरल जिनमें पिच थी, ठीक है, जिसमें इन्होंने बोला कि उसमें क्या था? पिच थी। पिच का मैंने अभी आपको बताया कि उसका मीनिंग क्या है, ठीक है, वो बहुत जल्दी आग फैलाती है। अब इन्होंने बेसिकली क्या बताया कि आग इतनी डेट को लगी, कहां लगी, क्लेम क्या किया है, आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या कहा है, उस सब चीज के बारे में हमें इसमें बताया गया है। ओके, इफ वी विल गो बैक टू द पेज जहां पे लिस्ट ऑफ हेडिंग्स हम लोगों को गिवन है, फ्रॉम देयर वी विल गेट टू नो अबाउट द एन अप्रोप्रिएट लिस्ट ऑफ हेडिंग। ठीक है, अब वल्नरेबल बिल्डिंग्स, अगेन उनकी बात नहीं हो रही है। अफेक्ट्स ऑन ट्रेड, बिल्कुल नहीं, ट्रेड की तो बात ही नहीं की गई है। हाउ इट स्टार्टेड, यस इट कैन बी द आंसर, तो हम लोगों को ये देखना पड़ेगा, ठीक है, हाउ इट स्टार्टेड, ये हम लोगों को देखना पड़ेगा। इसको हमने टिक कर लिया, सपोज हमने टिक कर लिया।
ना फोर्थ इज अ पॉजिटिव फ्रॉम द एशेज। जी नहीं, इसमें कोई पॉजिटिव आउटकम की बात नहीं की है कि आग लगने के बाद क्या पॉजिटिविटी क्या पॉजिटिव आउटकम आया था, ऐसा कोई जिक्र नहीं हुआ है। अब फूड शॉर्टेजेस, नाउ व्हाट इज फूड शॉर्टेजेस, आई हैव टोल्ड यू बिफोर दैट इट मीन्स कि खाने की कमी हो जाना, ठीक है। 6 इज द मूवमेंट ऑफ द फायर, मूवमेंट ऑफ फायर कह सकते हैं कि आग कैसे कैसे लगी, कहाँ गई, ये बता सकते हैं। चलो इसको भी टिक कर लिया हमने। जो मेन दो आप जिसमें कंफ्यूज होंगे, हमने उसको टिक कर लिया। एक तो ये कर लिया सपोज, एक हमने कर लिया हाउ इट स्टार्टेड, ये कर लिया सपोज हमने, ठीक है। उसके बाद है एक्सटिंग्विशिंग द फायर, मतलब फायर को बुझाना। बिल्कुल नहीं, इसमें बात ही नहीं की है, इसमें बात ही आग के बढ़ने की गई है कि वो किस तरह से एक जगह से शुरू हुई, वो कैसे हुई, आर्कियोलॉजिस्ट ने अपनी थ्योरी क्या दी है, इसमें बेसिकली आपको वो बताया गया है। द कॉस्ट, अगेन हमने वो लिस्ट ऑफ हेडिंग चूज कर ली है हमारे फर्स्ट पैराग्राफ के लिए, तो इट इज आउट ऑफ बॉक्स नाउ। ओके, 10th इज अ न्यू लंडन। अब न्यू लंडन बिल्कुल नहीं, इसमें न्यू लंडन आ ही नहीं सकता क्योंकि इसमें बात ही फायर की गई है। अब आई होप आप लोगों को थोड़ा समझ आया हो कि किस कंटेक्स्ट में हमने किस चीज को लेके जाना होता है, किस हिसाब से हम चीजों को रिलेट करते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि कई बार क्या होता है, हम लोगों को दो दो आंसर लगते हैं लिस्ट ऑफ हेडिंग के, जो कि ऑब्वियस है कभी कभी लगना, बट उस टाइम पे हम एक मेथड का यूज करते हैं कि किसकी रेशो ज्यादा है, आप दोनों आंसर लिख लो। सपोज अभी हम लोगों ने क्या किया, हमने दोनों आंसर टिक कर लिए। कि हमने क्या किया, हमने ये वाला भी कर लिया हाउ इट स्टार्टेड, हमने ये भी कर लिया द मूवमेंट ऑफ द फायर, ठीक है, हमने ये चीज कर ली। लेकिन अब देखो हाउ इट स्टार्टेड, ये मुझे क्यों ज्यादा सुटेबल लग रहा है, ये मुझे क्यों लग रहा है कि ये सुटेबल आंसर। अब ध्यान से सोचिए आप कि हाउ इट स्टार्टेड में उन्होंने हमें बिगिन भी बताया है, वो किस दिन बिगिन हुई थी। उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि 2 सितंबर को 1666 में वो चीज इनिशिएट हुई थी, शुरू हुई थी, और वो बढ़ते बढ़ते काफी आगे चली गई। आर्कियोलॉजिस्ट की क्या थ्योरी थी वो भी उन्होंने आगे बता रखा है। बट अगर हम बात करें द मूवमेंट ऑफ फायर, दिस इज नॉट द राइट आंसर, क्योंकि इसमें एज सच कोई मूवमेंट की बात नहीं बताई गई है कि वो कहां से कहां एंड अप कहां पे हुई, कैसे बढ़ी। नो, दैट इज नॉट गिवन टू अस, ठीक है। तो इस तरीके से आपने कुछ लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को सॉल्व करना है। ओके, तो लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट पैसेज, दैट इज पैराग्राफ सी। चलिए तो हम पैराग्राफ सी की तरफ बढ़ते हैं आगे। पैराग्राफ सी है बच्चों, तो जैसे कि मैंने आपको कहा, अब हम जाएंगे पैराग्राफ सी की तरफ और हम पढ़ना शुरू करेंगे। अब इसका आंसर मैं आपको 1 मिनट दूंगी, आप खुद ढूंढेंगे, और जब आपको लगे कि आप ढूंढ चुके हैं उसके बाद आप मेरी वीडियो कंटिन्यू कर सकते। तो हमारा पैराग्राफ सी क्या हमें कह रहा है, द फायर स्प्रेड क्विकली डाउन पुडिंग लैंड एंड कैरिड ऑन डाउन फिश हिल एंड टुवर्ड्स द थेम्स। The fire continued to spread rapidly, held by a strong wind from the east. When it reached the Thames, it hit warehouses that were stocked with combustible products such as oil and rope. Fortunately, the fire could not spread south of the river because a previous blaze in 1633 had already wrecked a section of London Bridge. As the fire was spreading so quickly, most Londoners concentrated on escaping rather than fighting the fire. तो अब हमें इसको पढ़ के हमें क्लियरली पता लग रहा है, हमें इसको पढ़ के क्लियरली पता लग रहा है ना कि क्या चीज बात हो रही है। आई होप आप लोगों को पता चला हो। इसमें कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग मैं बिल्कुल आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए हम आगे चलते हैं, समझते हैं कुछ वर्ड्स के मीनिंग। इसमें बताया गया है कि जो फायर है वो काफी क्विकली मतलब रैपिडली, जल्दी फैली थी। पुडिंग लेन से कैरी डाउन करते हुए मतलब कि आगे बढ़ते हुए डाउन फिश हिल की तरफ, ठीक है, कहां, डाउन फिश हिल की तरफ, एंड टुवर्ड्स द थेम, उसके बाद थेम्स पे। द फायर कंटिन्यू टू स्प्रेड रैपिडली, अगेन ये फायर आगे बढ़ रही थी, काफी तेज बढ़ रही थी। अब वो बढ़ तो रही थी लेकिन ईस्ट साइड से काफी तेज हवा आ रही थी, जिसके कारण उसको एक जरिया मिल रहा था, एक मोड मिल रहा था ताकि वो और तेज हो जाए। When it reached the Thames, जब वो थेम्स पहुंची, it hit warehouses that were stocked with combustible products. मतलब उसने हिट किया वेयर हाउस होता है बच्चे गोदाम जैसे बोल देते हैं, जहां पे चीजें रखी जाती हैं,
कुछ होता है ना एक्स्ट्रा मटेरियल, चलो रख दिया हमने वहां पे, तो सेम वेयर हाउस में कुछ कंबस्टाइल प्रोडक्ट रखे थे। कंबस्टाइल प्रोडक्ट क्या होते हैं बच्चे? कंबस्टाइल प्रोडक्ट वो होते हैं जो फायर को बहुत जल्दी, बहुत क्विकली, बहुत विगरसली कैच करते हैं, ठीक है, सच एज ऑयल एंड ड्रॉप। अब आपको पता है ऑयल एक ऐसी चीज है, वो तो आग पकड़ ही लेती है, चाहे आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर लेना। चलो मजाक कर रही हूँ, सच में मत कर लेना आप लोग। ओके, जैसे कि ऑयल है और रॉप है, तो ये जो चीजें हैं क्या है? कंबस्टाइल है, जल्दी आग पकड़ लेती हैं। फॉर्चुनेटली द फायर कुड नॉट स्प्रेड साउथ ऑफ द रिवर। कहते फॉर्चुनेटली, अच्छा हुआ कि जो फायर है वो साउथ ऑफ द रिवर, मतलब साउथ की तरफ नहीं फैली। एज द फायर वॉज स्प्रेडिंग सो क्विकली, मतलब फायर इतनी ज्यादा तेज थी वो, एक मिनट, because a previous blaze in 1633 had already wrecked this section of London Bridge। इन्होंने कहा ब्लेज क्या, अगेन मैंने जैसे पैराग्राफ ए में बताया था, ब्लेज का मतलब क्या होता है बच्चे? ब्लेज मतलब फायर, बर्निंग फायर। had already wrecked, wrecked मतलब मैंने बताया था destroyed, wrecked का मतलब होता है destroyed, जो कि 1633 में आग के कारण जो लंदन ब्रिज का सेक्शन था वो ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड हो चुका था, आग वहां नहीं लगी, वहां नहीं जा पाई। एज द फायर वॉज स्प्रेडिंग सो क्विकली, मोस्ट लंडनर्स, लंडनर्स कौन है? नेशनैलिटी है लोगों की, लंदन के लोगों को क्या बोला जाता है? लंडनर्स, ठीक है। कंसंट्रेटेड ऑन एस्केपिंग रादर देन फाइटिंग द फायर। उन्होंने बोला कि वहां के जो नागरिक थे, जो रहने वाले लोग थे, उन्होंने प्रेफर किया कि हमारा यहाँ से इस आग से बच के जाना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट रादर देन फाइटिंग विद इट, राइट। मतलब वो कह रहे थे हमें इसको बुझाना नहीं है, क्योंकि आग ऑब्वियसली इतनी ज्यादा थी, लोगों ने प्रेफर किया कि यहाँ से बच के निकलना दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, ताकि हम इसको बुझाएं। तो अब मैंने आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग बताई हुई है पहले, इस पैराग्राफ सी में आपको मतलब तक बता दिया है मैंने हर एक चीज का, कि यहाँ पे क्या क्या बात की गई है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे लिस्ट ऑफ हेडिंग की तरफ, और आप मुझे बताएंगे, आपको मैं 1 मिनट देती हूं, आप मुझे बताएंगे कि आपको कौन सी सुटेबल लिस्ट ऑफ हेडिंग लगती है। उसके बाद आप अपना आंसर टिक कर लेंगे, उसके बाद जब मैं आपको आंसर बताऊंगी तब आप चेक करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स आई एम बैक। तो आप मुझे बताइए कि आपने कौन सी लिस्ट ऑफ हेडिंग सिलेक्ट की है। आप में से कुछ ने कुछ गलत भी कही होंगी, कुछ सही भी करी होंगी, दैट इज फाइन। अपने आप को एक ट्राई देना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो हम लोगों ने पढ़ा वल्नरेबल बिल्डिंग्स, बिल्कुल नहीं, वल्नरेबल बिल्डिंग्स की तो बात ही नहीं की गई है। यहाँ पे आग की बात की गई है कि आग कैसे मतलब फैली कैसे वो, द मूवमेंट ऑफ फायर, दैट इज द राइट आंसर, मूवमेंट ऑफ फायर। इसके अलावा अगर आपको कोई सही आंसर लगता है प्लीज कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में जाके, क्योंकि मैं जानना चाहूंगी आपका आपने किस वे ऑफ थिंकिंग से ये सिलेक्ट नहीं किया, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हुए let us move to the next passage, that is paragraph D. Okay, so paragraph D says in the 17th century, 17th century में people were not as aware of the dangers of fire as they are today. Buildings were made of timber covered in pitch and tightly packed together. The design of buildings meant flames could easily spread from building to building. Following a long dry summer, the city was suffering a drought. Water was scarce and the wooden houses had dried out, making them easier to burn. अब जब हम ये पढ़ेंगे, अब आप में से काफी बच्चों को ये चीज समझ भी आ गई होगी कि इस पैराग्राफ में दिया क्या गया है, दैट इज वेरी गुड। अब जिनको नहीं आई है वो ध्यान से सुनेंगे बिल्कुल। इसमें क्या दिया है बच्चे? इसमें दिया है कि इन द 17th century, मतलब 17th century में, in the 17th century people were not as aware of the dangers of fire as they are today। मतलब 17th century में लोग इतने अवेयर नहीं थे डेंजर्स के जितने हम हैं आजकल। बिल्डिंग्स जो हैं बहुत कच्ची बनती थी, ठीक है, टिम्बर की बनती थी, एंड दे वर कवर्ड इन पिच एंड टाइटली पैक्ड टुगेदर, ठीक है, वो टिम्बर की बनती थी, उनको टाइटली पैक कर दिया जाता था, और जो डिजाइन था बिल्डिंग्स का वो बहुत इजीली कैच कर सकता है फायर को, वो कुछ ऐसा होता था, ठीक है। उन्होंने बोला कि गर्मियों के दिन में जो सिटीज हैं जो सफर कर रही थी ड्रॉट से, ड्रॉट क्या होता है? सूखापन, मिट्टी का सूखापन,
ठीक है, वाटर वॉज स्केर्स, पानी की कमी थी, एंड वुडन हाउसेज हैड ड्राइड आउट, जो लकड़ी के घर थे वो सूख चुके थे, मेकिंग देम इजियर टू बर्न। अब ऑब्वियसली इतनी गर्मी है, सूखा है, पानी नहीं है, वहां पे आग लगने के चांसेस ज्यादा हैं, किनमें, जो कच्चे घर थे। ठीक है, उन्होंने बात ही इसमें किस किस कंटेक्स्ट में की है, मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगेन हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, हमारे लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में, जहां पे आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है बच्चों, लिस्ट ऑफ हेडिंग फर्स्ट, दैट इज वल्नरेबल बिल्डिंग्स। अब आपको मुझे लगता नहीं है बताने की जरूरत है कि वल्नरेबल क्यों आंसर आया। जैसे कि मैंने बताया था, वल्नरेबल का बच्चों मतलब होता है वीक। बिल्डिंग्स मतलब कोई भी घर, इमारत, कोई भी चीज जो बहुत कमजोर है। इन्होंने पैराग्राफ डी में क्लियरली मेंशन की है ये चीज कि वहां घर टिम्बर के होते हैं, कि कोई चीज टिम्बर की बनी होती है, टाइटली पैक्ड होते हैं, ड्रॉट है, सनी डेज में इजीली फायर कैच कर सकते हैं। तो इट इज वेरी ऑब्वियस टू नो दिस आंसर। ठीक है, अगेन इसी मेथड के साथ चलते हुए हम आगे जाएंगे, स्किमिंग करेंगे, हमारी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को दिमाग में रखेंगे, किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है उसको दिमाग में रखेंगे, और एक फाइनली एक कंक्लूजन पे आएंगे कि जी हाँ हमारा ये है आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम पैराग्राफ ई की तरफ। ठीक है, विदाउट एनी डिले, आपका ना टाइम ज्यादा लेते हुए। तो पैराग्राफ ई हमें क्या कह रहा है, Samuel Pepys, a diarist of the period and clerk to the Royal Navy, observed the fire and recommended to the king that buildings should be pulled down, as it could be the only way to stop the fire. The mayor made the order to pull down burning houses using the fire hooks, but the fire continued to spread. Pepys then spoke to the admiral of the navy, and they agreed that they should blow up houses in the path of the fire. The hope was that by doing this they would create a space to stop the fire spreading from house to house. The navy carried out the request, and by the next morning the fire has been successfully stopped. चलिए, शुक्र है कि आग जो है थम चुकी है, बुझ चुकी है हमारा इतना पढ़ने के बाद। तो चलिए पैराग्राफ ई में, जैसे कि मैंने रीड किया, इसमें कुछ नहीं बताया है। एक सैम्यूल पेपिस है, एक डायरिस्ट है, ठीक है, एज वेल एज वो क्या है, क्लर्क था रॉयल नेवी का। ठीक है, उसने क्या ऑब्जर्व किया, उसने देखा कि फायर बढ़ रही है, उसने रिकमेंड किया किंग को जो बिल्डिंग्स हैं उन्हें गिरा देना चाहिए, उनको पुल डाउन कर देना चाहिए। ठीक है, एज इट कुड बी द ओनली वे टू स्टॉप द फायर। अब आग इतनी बढ़ चुकी थी, उसने अपनी तरफ से एक सजेशन दिया, उसने मेयर से बात की। ठीक है, मेयर ने उसने मेयर से बात, सो जो मेयर हैं, आफ्टर लिसनिंग टू हिज कॉन्वर्सेशन, हिज वर्ड्स, ही सेड कि हम लोगों को पुल डाउन करनी चाहिए हाउसेस जो जल चुके हैं विद द हेल्प ऑफ फायर हुक्स। ठीक है, बट उसके बाद भी आग काफी फैल रही थी। बट बाद में बात हुई, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे उन्होंने आपस में बात की, इस पे वर्क किया, इस मेथड को देखा, उन्होंने अडॉप्ट किया, और उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग तक जो आग है वो रुक चुकी थी। ठीक है, आई होप आपको बेसिकली इस पैराग्राफ का मतलब समझ आ गया होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज थी, कुछ डिफिकल्ट नहीं था, कोई ऐसा स्पेसिफिक वर्ड नहीं था जिसका मतलब हमको ना पता हो। सब वो कैब ऐसी वो कैब थी जो हमें इजीली अंडरस्टैंडिंग, कुछ ऐसी वो कैब यूज करी गई थी जो इजी टू अंडरस्टैंड है एज वेल एज इजी टू लर्न है। ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग अगेन लिस्ट ऑफ हेडिंग के पेज पे जाएंगे। ठीक है, अगर आप लिस्ट ऑफ हेडिंग पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि क्या कौन सी लिस्ट ऑफ हेडिंग सुटेबल है इसके लिए। तो मेरा मानना है कि इसके लिए लिस्ट ऑफ हेडिंग जो ज्यादा सुटेबल है वो है, क्या हो सकती है, आपको क्या लगता है क्या हो सकती है इसकी लिस्ट ऑफ हेडिंग सुटेबल, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड ऑल्सो योर स्कोर्स, अपने स्कोर्स भी बताना प्लीज कमेंट बॉक्स पे। वी आर हियर फॉर योर क्वेरीज, यू कैन
comment any of the questions you are having regarding this particular topic and we will help you out. Okay, अब हम लोग देखेंगे लिस्ट ऑफ हेडिंग्स. वल्नरेबल बिल्डिंग हमारा हो चुका है, इफेक्ट्स ऑफ ट्रेड्स नहीं, हाउ इट स्टार्टेड हो चुका है, अ पॉजिटिव फ्रॉम द एशेज ये बिल्कुल नहीं, ये नहीं हो सकता. फूड शॉर्टेजेस नहीं, ये भी नहीं हो सकता. द मूवमेंट ऑफ द फायर नो. द इफेक्ट्स ऑफ द स्मोक नो, इसमें स्मोक की बात की गई है लेकिन उसको बुझाने की. एक्सटिंग्विशिंग द फायर, नाउ दिस इज द राइट आंसर. दिस इज द आंसर वी आर लुकिंग फॉर. ये वो आंसर है जिसके लिए हम इतनी देर से उस पैराग्राफ ई को पढ़ रहे थे. तो ठीक है, हम लोगों को ये समझ आ गया कि हम लोगों को कैसे आंसर फाइंड करना है. हमको लिस्ट ऑफ हेडिंग्स दिमाग में रखनी है, हमको प्लस और क्या करना है, हमको कीवर्ड्स नहीं मैच. ओके, हम लोगों को बेसिकली ये समझ आ गया है. लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में अगर हमें 2 आंसर्स लगते हैं तो वी आर गोइंग टू राइट बोथ ऑफ द आंसर्स. क्यों हम दोनों लिखेंगे, फिर हम दोनों रेशो देखेंगे कि किस कंटेक्स्ट में ज्यादा बात हो रही है. ऑल राइट, लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट पैसेज दैट इज पैराग्राफ एफ. ओके, तो हम पैराग्राफ एफ पे आगे बढ़ते हैं. तो ये रहा हमारा पैराग्राफ एफ. तो पैराग्राफ एफ क्या कह रहा है, लंडन हैड टू बी ऑलवेज. लेट अस नाउ स्टार्ट रीडिंग पैराग्राफ एफ. दैट इज, London had to be almost totally reconstructed and many people went to the fields outside London. They stayed there for many days, sheltering in tents and shacks, and some people were forced to live in this way for months and even years. Throughout 1667, people cleared rubble and surveyed the burnt area. Much time was spent planning new street layout and drawing up new building regulations. Public buildings were paid for with money from a new coal tax, but by the end of the year, only 150 new houses had been built. The new regulations were designed to prevent such a disaster happening again. Houses now had to be faced in brick instead of wood. Some streets were widened and 2 new streets were created. Pavements and new sewers were laid, and London's quaysides were improved. Initially, however, only temporary buildings were erected that were ill-equipped, and this enabled the plague, which was common in London at that time, to spread easily. Many people died from this and the harsh winter that followed the fire. ठीक है, हम लोगों को समझ आ गया कि इसमें बेसिकली बात क्या की गई है. राइट, अगर हम पैराग्राफ को एफ को पढ़ा हम लोगों ने, हमें समझ आया कि इसमें बात क्या की गई है कि लंदन को कंप्लीटली रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा. ऑब्वियसली अगर कहीं पे आग लगी है, वहां पे इतना ड्रास्टिक चेंज हुआ है, उसको रिकंस्ट्रक्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑब्वियसली कहीं पे इतनी ऑल ऑफ अ सडन एक चीज अकर हो रही है, उसको ठीक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. लंडन हैड टू बी ऑलमोस्ट टोटली रिकंस्ट्रक्टेड एंड मेनी पीपल वेंट टू द फील्ड्स आउटसाइड लंडन. इन्होंने बोला है कि लंदन को एकदम कंप्लीटली रिकंस्ट्रक्ट किया गया था. प्लस लंदन में जो लोग थे, यहाँ पे शैक्स मिल रहा है आपको वर्ड, एक सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है, शैक्स एंड सम पीपल वर फोर्स्ड टू लिव इन दिस वे. अब शैक्स का मतलब क्या है, जो लोग थे वो फील्ड्स में रह रहे थे महीनों तक, इवन सालों तक वो मैदान में रह रहे थे. थ्रू आउट 1667, मतलब 1666 में आग लगी थी, 1667 में उन्होंने पीपल ने ऐसे ही किया, उन्होंने घर वो टेंट्स में रह रहे थे. ठीक है, मच टाइम वाज स्पेंट प्लानिंग अ न्यू लेआउट, मतलब कि काफी टाइम लगा था मैप्स को डिसाइड करने में कि कैसे स्ट्रीट्स बनेंगी, घर कैसे कंस्ट्रक्ट होंगे. ठीक है, उन्होंने बोला है कि काफी ज्यादा टाइम लगा चीजों को ठीक होने के लिए, बैक टू द फॉर्म आने के लिए उनको काफी टाइम लगा. 1 साल तक सिर्फ 150 घर बने थे. ठीक है, उसके बाद उन्होंने बताया कि न्यू रेगुलेशंस भी डिजाइन हुई थी ताकि इन फ्यूचर ऐसी कोई कैलामिटी हो, कोई ऐसी चीज ऑल ऑफ अ सडन कभी भी हैपन हो, तो उसके लिए उनके पास एटलीस्ट कोई ना कोई बैक प्लान हो. ठीक है,
उसके बाद देखिए क्या लिखा है, हाउसेस नाउ हैड टू बी फेस्ड इन ब्रिक इंस्टेड ऑफ वुड, मतलब वुड की जगह ब्रिक से घर बनने लगे। क्यों? क्योंकि एज आई हैव मेंशन प्रीवियसली, लकड़ी आग ज्यादा जल्दी कैच करती है एज कंपेयर टू एनी अदर थिंग। सम स्ट्रीट्स वर वाइडेंड एंड 2 न्यू स्ट्रीट्स वर क्रिएटेड। इन्होंने बोला स्ट्रीट्स को चौड़ा कर दिया गया था, रास्तों को बड़ा कर दिया गया था, और जो 2 न्यू स्ट्रीट्स हैं वो कंस्ट्रक्ट की गई थी। ना व्हाट इज पेवमेंट्स? पेवमेंट्स होता है रोड फॉर पेडिस्ट्रियन। ओके, उन्होंने बोला था एंड न्यू सीवर्स वर लेड, ठीक है, इन चीजों की न्यू एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। एंड लंडन क्वेसाइड्स, क्वेसाइड होता है बच्चे तट, पानी का तट, वर इम्प्रूव्ड, कोई भी पानी का जो घाट है उसमें काफी ज्यादा चेंजेस किए गए थे इनिशियली, ठीक है। हाउएवर ओनली टेम्परेरी बिल्डिंग्स वर इरेक्टेड दैट वर इल इक्विप्ड। अब उन्होंने उस टाइम क्या किया था, टेम्परेरी क्या किया था, उन बिल्डिंग्स को बनाया था। इरेक्ट करना क्या हो गया, उस बिल्डिंग को खड़ा किया था, उस इमारत को बनाया था। दैट वर इल इक्विप्ड, बच्चे इल इक्विप्ड क्या होता है, इक्विप्ड क्या होता है, कोई फैसिलिटीज देते हैं हम किसी चीज को, जब कोई न्यू अम्यूनिटीज देते हैं, राइट। तो इल इक्विप्ड, इल मतलब जो ठीक नहीं थी, जिनकी इतनी अच्छी कंडीशन नहीं थी, नॉट इन वेल कंडीशन, ओके। एंड दिस एनेबल द प्लाग, एनेबल मतलब उसको अलाउ करना किसी चीज को, एनेबल द प्लाग विच वॉज कॉमन इन लंडन एट दैट टाइम टू स्प्रेड इजीली। एक उस टाइम पे बीमारी थी, वो भी इसके कारण काफी इजीली स्प्रेड कर रही थी। मेनी पीपल डाइड फ्रॉम दिस एंड हार्श विंटर दैट फॉलोड द फायर। इन्होंने अब 2 चीजों का बताया है कि एक बीमारी थी जिसके कारण लोग मर रहे थे, और दूसरा थी ठंड। ऑब्वियसली इतनी आग लग चुकी थी, लोगों के पास घर नहीं थे, लोग टेंट्स में रह रहे थे, इतनी हार्श विंटर थी कि उनके पास घर नहीं थे, तो वो लोग मर रहे थे धीरे धीरे उस चीज से। ओके, पैराग्राफ एफ की समरी ये है। अगेन यू हैव 30 सेकेंड्स टू फाइंड योर आंसर्स। आफ्टर 30 सेकेंड्स आई विल टेल यू द, तो आप, आई होप आप लोगों ने आंसर करेक्ट सिलेक्ट कर लिया हो। लेट अस नाउ जस्ट चेक आउट आवर आंसर दैट वी हैव रिटन। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ओके, द आंसर ऑफ पैराग्राफ एफ इज 10th, अ न्यू लंडन। अब मुझे बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि ये अ न्यू लंडन क्यों है, क्योंकि इसमें क्लियरली उन्होंने बताया है। जब आप फर्स्ट लाइन को पढ़ेंगे आपको वहीं से ये आइडिया हो जाएगा कि अ न्यू लंडन की बात हुई है। इतनी आग लगने के बाद लंदन को रिकंस्ट्रक्ट करना बहुत ही ज्यादा नेसेसरी था। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो। लेट अस नाउ मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, दैट इज paragraph G. Okay, paragraph G is in 1666, मतलब जब आग लगी थी, there was no organized fire brigade। तब उस टाइम पे एज सच फायर ब्रिगेड, फायर ब्रिगेड क्या होते हैं, जो आग बुझाते हैं। एज सच कोई फायर ब्रिगेड का कोई हमारे पास फैसिलिटी नहीं उस टाइम पे अवेलेबल थी। फायर फाइटिंग वॉज वेरी बेसिक विद लिटिल स्किल और नॉलेज इन्वॉल्व। फायर फाइटिंग बहुत ज्यादा बेसिक थी, ठीक है, बहुत ही ज्यादा लिटिल स्किल के साथ, एंड ऑल्सो लिटिल नॉलेज वॉज इन्वॉल्व। लेदर बकेट्स, एक्सेड एंड वाटर स्क्विड्स। स्क्विड्स क्या होता है बच्चों, जेट्स, पानी के जो वो होता है ना, पानी से जिससे बुझाते हैं आग, वो एक लंबा सा पाइप होता है, उसको बोलते हैं यहाँ पे स्क्विड्स, ठीक है। जब हमने ये पढ़ा, लेदर बकेट्स, एक्सेस एंड वाटर स्क्विड्स वर यूज्ड टू फाइट द फायर बट दे हैड लिटिल इफेक्ट। उनका बहुत कम प्रभाव था। ये उन्होंने उस टाइम की बात की है कि उस टाइम पे ऐसे होता था, ठीक है। जब हम आगे पढ़ेंगे हम लोगों को पता चलेगा और कि इसमें क्या बताया गया है। एज अ रिजल्ट ऑफ द ग्रेट फायर ऑफ लंदन, अर्ली फायर ब्रिगेड्स वर फॉर्म्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी। मतलब अब जब आग लग चुकी थी, जो फायर ब्रिगेड थे वो फॉर्म हुए थे, मतलब लॉन्च हुए थे इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा। क्यों हुए थे? बिल्डिंग इंश्योरेंस वाज वेरी प्रॉफिटेबल एंड मेनी मोर इंश्योरेंस कंपनीज वर सेट अप, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल थे और प्लस उसके काफी बेनिफिट्स भी थे। किसको? इंश्योरेंस कंपनीज को। एस्टैब्लिशिंग देयर ओन फायर ब्रिगेड्स, these brigades were sent to insured properties if a fire occurred to minimize damage and cost। इन ब्रिगेड्स को देन भेजा जाता था बिल्डिंग्स में जहां पे आग लगी होती थी। फायर मार्क्स वर यूज्ड टू आइडेंटिफाई एंड एडवर्टाइज डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज।
अब इन्होंने बोला है फायर मार्क्स थे, कुछ फायर मार्क्स दिए गए थे हर एक। अब इंश्योरेंस कंपनीज कितनी सारी थी, हर एक इंश्योरेंस कंपनी अपने ब्रिगेड्स को क्या देती थी, फायर मार्क्स देती थी, जिनसे उनकी आइडेंटिटी होगी, जो उनकी जो हमें हेल्प करेगी कि कौन सा फायर ब्रिगेड एक पर्टिकुलर कंपनी से बिलोंग करता है. We can say that it help us to recognize that particular company. ओके, तो नेक्स्ट इज उनको एडवर्टाइज करने में भी हेल्प करती थी. डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज, दे वर प्लेस्ड ऑन दी outside of an insured building and brigades would use them to determine whether a building was insured by them. ठीक है, इसमें इन्होंने बताया है कि वो जो फायर मार्क्स थे प्लेस किए जाते थे बिल्डिंग पे, दे वर प्लेस्ड ऑन द आउटसाइड ऑफ एन इंश्योर्ड बिल्डिंग एंड ब्रिगेड्स वुड यूज देम टू डिटरमाइन वेदर अ बिल्डिंग वाज इंश्योर्ड बाय देम. अब ऑब्वियसली ये इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उन्होंने ये फायर ब्रिगेड्स लॉन्च किए थे, और कोई भी कंपनी क्या करती थी, जिन घरों ने उनके द्वारा इंश्योरेंस लिया था उनको एक फायर मार्क दे देती थी, ताकि इजीली रिकॉग्नाइज हो सके इनके ये इस कंपनी से बिलोंग करते हैं, मतलब कि ये इस कंपनी से इन्होंने इंश्योरेंस लिया है. ठीक है, लेट्स मूव अहेड. दैट इज इफ अ बिल्डिंग वाज ऑन फायर, several brigades would attend. If they do not see their specific fire mark attached to the building, they would leave the property to burn. ये तक हुआ है कि अगर कोई बिल्डिंग में आग लगी है, अगर कोई ब्रिगेड देख रहा है कि उनकी कंपनी का फायर मार्क वहां पे नहीं है, वो उस बिल्डिंग को छोड़ के चले जाते हैं, वहां पे आग लगने देते हैं अगर उनका फायर मार्क वहां पे नहीं लगा. तो ये चीज होती थी. They would leave the property to burn. Some old fire marks can still be seen on London buildings today. कुछ पुराने फायर मार्क्स अभी भी अवेलेबल है लंदन बिल्डिंग्स पे. Also, firefighters wore brightly colored uniforms to distinguish themselves from rival insurance brigades. उन्होंने बोला है कि वो ब्राइटली colored uniforms पहनते थे. It is mentioned here that the brigades wear brightly uniformed color. As it is mentioned here that the brigades wear brightly colored uniforms so that it will be easier for people to recognize them. ठीक है, इन्होंने ये बताया कि अपने आप को दूसरों से डिस्टिंग्विश करने के लिए, अलग करने के लिए वो एक यूनिफॉर्म पहनते थे. राइवल इंश्योरेंस ब्रिगेड्स मतलब जो उनके कॉम्पिटिटिव थे, जितने भी कॉम्पिटिटिव कंपनीज हैं वो सब. Although this was a step in the right direction, ये एक स्टेप था एक राइट डायरेक्शन में. ठीक है, the firefighter received little training and the equipment used remaining very basic. जो फायर फाइटर्स थे वो रिसीव करते थे बहुत ज्यादा छोटी सी ट्रेनिंग, मतलब ज्यादा हाई फाई नहीं होती थी, सिंपल उनकी लिटिल ट्रेनिंग होती थी, और इक्विपमेंट्स थे वो यूज होते थे जो कि बहुत ज्यादा बेसिक थे. ठीक है, तो अब हम लोगों ने पैराग्राफ जी पढ़ लिया है. अब हम लोग आगे बढ़ेंगे लिस्ट ऑफ हेडिंग्स की तरफ, और हम लोग देखेंगे कि कौन सी सुटेबल है. ओके, तो मुझे लगता है कि इसमें जो सुटेबल लिस्ट ऑफ हेडिंग है दैट इज पॉजिटिव फ्रॉम द एशेस, बिकॉज ये एक पॉजिटिव आउटकम निकला था, हम लोगों ने पढ़ा है. यहाँ पे लिखा है ना, ऑल्दो दिस वाज अ स्टेप in the right direction, the firefighter received a little training and the equipment used remaining very basic. मतलब जो equipments यूज हो रहे थे वो बहुत ज्यादा बेसिक थे. तो here we are done with our list of headings. I hope हमारा सेशन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा हो, and if you feel that it was beneficial for you, you can comment in the comment box. Thank you so much and have a great day. Business or call us for visa services. Follow us on our social handles for offers and new updates.